Hello dear friends, welcome again. Welcome to a new chapter of chemistry. The chapter is structure of atom and myself Jayesh Dangar. We are going to learn this chapter together. मुझको भी दोस्तों आप ही के साथ ये चैप्टर सीखना है. So together we can. Okay, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री. जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट किया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी की तरह ये भी बेसिक चैप्टर है और इन दोनों ये पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर के बेसिस पे हम काफ़ी आगे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. सो नॉमिनल केस में दोस्तों हम ये करते हैं, ज़्यादातर केस में दिस टैगलाइन ऑफ दिस चैप्टर उसको अवॉइड करते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर अवॉइड करो. देयर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन एंड द टैगलाइन. बट पर्टिकुलर फॉर दिस चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इसकी टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैगलाइन से हमको इंडिकेशन होने वाला है व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ये पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट ऑल थिंग्स वी हैव टू सपोज ऑन दी टैगलाइन. टैगलाइन क्या है? तो द टैगलाइन इज द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी ट्रेस्ड to the difference in the internal structure of atom to this element. तो different element with different properties, different symptoms because of different structure of atom. internal properties है structure, और structure में अगर difference हुआ तो सब उसके basis पे उसके properties में हमको difference मिलने वाला है. that is the diversity of the chemical behavior that we are going to learn. बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री से. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हिस्ट्री कहाँ से आई दोस्तों? जब भी केमिस्ट्री की बात आई या फिर टोटल ओवरऑल साइंस की बात आई, वी शुड हैव टू प्राउड ऑन आवर कंट्री. हमारे कंट्री पे दोस्तों हमको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि पहले से आज के दिन की बात नहीं कर रहे, बहुत पहले से ही साइंस में इंडिया ने बहुत सारा काम किया है. प्रूफ हमारे सामने है और पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट भी किया है. द हिस्ट्री of the structure of atom is that the existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers. सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की या फिर एटम की अगर हम बात करें तो ये बात किसने शुरू की थी? इंडियन एंड द ग्रीक फिलोसोफर्स हु वेर ऑफ द व्यू दैट एटम, ये वर्ड पे वो दोस्तों थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हुए थे. एटम आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर. कोई भी मैटर है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, किसी भी मैटर को अगर आप कट डाउन करते जा रहे हो, उसको डिवाइड करते जा रहे हो, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? पहले बहुत बड़ा मैटर था, उसको कट किया, मॉलिक्यूल मिले, एट द एंड यू विल गेट एटम. आफ्टर द एटम नो कटिंग पोजिशन इज देयर. तो एक वहाँ पे क्या गया था, कोई भी अगर मैटर है, मैटर का फंडामेंटल अगर कोई पोर्शन है, दैट फंडामेंटल पोर्शन इज एटम. आज के दिन की अगर बात करें तो हम ये बोलते हैं सर एटम के सेंटर में भी हम जा सकते हैं. देयर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द सेंटर ऑफ द एटम. बट तब की बात करें तब उन लोगों ने ये बात की थी द फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक इज नथिंग बट द एटम. सबसे छोटा, सबसे प्रिलिम अगर कोई कंपोनेंट था, दैट कंपोनेंट इज एटम. ये एटम वर्ड ही कुछ इस तरह से डिराइव किया था. एटम, आई रिपीट, एटम वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो. व्हाट इज द मीनिंग बाय एटोमियो? एटोमियो मीन्स अनकटेबल और अनडिवाइजेबल. एटोमियो मीन्स इतना छोटा प्रोपोर्शन है, इतना छोटा पोर्शन है, उसको अब इससे आगे आप कट नहीं कर सकते, इससे आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते. स्मॉलेस्ट, आई रिपीट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम, जो पहले का था. हाँ, आज के दिन में मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो थोड़ी देर पहले बताया फिर से बता रहा हूँ. आज के दिन में हम ये एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, अभी कट कर सकते हैं और उसके अंदर से उससे भी फंडामेंटल पोर्शंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने, ये सभी साइंटिस्टों ने बहुत साल पहले जो किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मतलब एटम को फंडामेंटल ब्लॉक बताया था. अभी के दिन में अगर बात करें तो वो रॉन्ग है. उस टाइम तो राइट ही था, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. अभी हम ये कह रहे हैं द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एनी मैटर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Maybe after some time, maybe after some years, maybe after some centuries, our child or grandchild will say that हमारे पूर्वज भी गलत थे.
वो ये लोग ये बता रहे थे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अभी हम डिवाइड कर सकते हैं, मे बी ये फ्यूचर में पॉसिबल होगा। क्लियर है? अभी के लिए जैसे हम बता रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसी तरह वो लोग बता रहे थे फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम। ओके, सो ये एटम दोस्तों यही मतलब सबसे छोटा सदस्य है, उसको आगे कट नहीं कर सकते। एटम मीन्स अनकटेबल और अनडिवाइजेबल। ये थ्योरी लंबे टाइम तक चलती रही। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तब दोस्तों एक टीचर था, नॉट अ साइंटिस्ट, टीचर, जिसको अभी लास्ट में हमने बोला ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकला एक्चुअली, जॉन डाल्टन, ब्रिटिश स्कूल टीचर। उन्होंने 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसकी खुद की एटॉमिक थियरी दी थी और उसकी एटॉमिक थियरी में भी यही फंडामेंटल पोर्शन उसने एक्सेप्ट करा था, दैट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। उसने भी यही कहा था सबसे छोटा अगर पोर्शन है दैट इज एटम। अब एटम से ज़्यादा उसको बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको कट करते 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 लास्ट में जब पहुंचोगे तो एटम मिलेगा और एटम को आप आगे कट नहीं कर सकते। वही फिलोसफी उसने भी कंडक्ट की। उसके साथ साथ उसने और भी थोड़े रूल्स एक साथ कंबाइन किए और अपनी पूरी थियरी दे डाली, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। And from the Dalton's atomic theory, the rules which you have learned in chapter number 1, some basic concept of chemistry, उसको justify किया जा सकता था। Yes, from the Dalton's theory in which atom as the ultimate particle of the matter, उसने भी वही accept करा था that atom is the ultimate particle of the matter। फ्रॉम दैट एटॉमिक थियरी कौन कौन सी चीज़ें को हम जस्टिफाई कर सकते थे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड एनी अदर रूल्स फॉर द कॉम्बिनेशन और द कंबाइंड रिएक्शंस। ये सभी रूल्स को हम जस्टिफाई कर सकते थे फ्रॉम द हेल्प ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वॉज राइट, बट एट दैट टाइम वहाँ पे काफ़ी सक्सेस मिली थी, बट सक्सेस ही मिली थी ऐसा नहीं कह सकते, देयर इज़ सम फेलियर ऑल्सो। अभी एक चीज़ दोस्तों हमको मालूम है, अगर आपके पास ठीक से कोई प्लास्टिक या फिर पॉलीमर पेन है, उसको एकदम ठीक से रब करो, अगर अपने सर पर हेयर है तो हाँ अभी मैं कर सकता हूँ, बट आफ्टर सम ईयर्स में भी यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा, नहीं हो सकता, बट अभी मैं कर सकता हूँ। इसको एकदम ठीक से रब करता हूँ और फिर कोई कागज़ के साथ मैं अगर अट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं ट्राई करूँ तो शुड बी पॉसिबल, वहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है। विंटर सीजन चल रही है, रात में अंधेरा है और आपने जल्दी से आपका जो भी गर्म कपड़ा है जिसको आप अपने सर के ऊपर रख के सो रहे हो, एकदम जल्दी से अप एंड डाउन किया, मे बी पॉसिबल आपको वहाँ पे स्पार्क दिखे। जब वो स्पार्क दिखता है तब हम बोलते हैं सर यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। कोई घोस्ट नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा, घोस्ट नहीं है, बट फिर भी वो पोर्शन वो हमको वहाँ पे पार्टिकल्स दिखते हैं, वहाँ पे स्पार्क दिखता है। एज वेल एज और भी कोई एग्जाम्पल थे और भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता था, दैट इज इट वॉज नॉन दैट सब्सटेंसेस, आई रिपीट सब्सटेंसेस लाइक ग्लास एंड एबोनाइट when rubbed with silk or fur get electrically charged। तब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते थे। क्यों होते थे पता नहीं, एक्चुअली चार्ज है तो उसका सीधा रिलेशन इलेक्ट्रॉन के साथ है, बट तब उसको पता नहीं था कि भाई ये एटम के सेंटर में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम तक फिक्स, एटम के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने माना था। बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज की बात करें नाउअडेज, आज के दिन की बात करें तो आपका और मेरा दिमाग यही कहेगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होता है। तो उस समय उन्होंने ये बात को नेगलेक्ट की थी या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, सो फेलियर भी था। आगे बढ़ते दोस्तों, तो मतलब ये जो एक दो एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसके अलावा भी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि हमको ये मालूम है 1H1 एंड 1H2 बोथ आर हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ही है सर, बट यू कैन से सर ये हैवी हाइड्रोजन है, दिस इज हैवी हाइड्रोजन। तो ये इन दोनों में क्या चेंज है 1H1 और 1H2 में, या फिर अभी 1 और 2 लिखते तब तो ये मालूम भी नहीं था 1H1 1H2 लिखते, बट दो हाइड्रोजन पोर्शन मिल रहे थे, फर्स्ट इज नॉर्मल सेकंड वन इज हैवी, तो क्या चेंजेस था वो भी मालूम नहीं था।
ये एक्सपेरिमेंट को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सो तब साइंटिस्टों ने आगे सोचा मे बी दिस एटम शुड बी ब्रेकेबल, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और नाउ डेज हमने ये एक्सेप्ट करा है दैट एटम शुड बी ब्रेकेबल एंड वी विल गेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो उसके बाद दोस्तों ये दिमाग में आया होगा देन एटम शुड बी ब्रेकेबल एंड वी विल गेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, क्यों की, हो गई या करनी पड़ी, that all thing we are going to discuss in this particular lecture. Then the representation of that electron, proton and neutron किस तरह से हो सकता है, that also we are going to learn in this particular chapter. So not to worry. But before that अगर वो ओम को पढ़ना है उसके पहले हमको एक चीज़, आई रिपीट, उससे पहले हमको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। कहीं सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं और कहीं सारे एक्सपेरिमेंट्स हम ये भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, क्यों है, और अगर उसका कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनता है तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअली क्या है। और अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिए थे, किसका राइट है, किसका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्या वहाँ पे मिस्टेक क्या है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमको दिमाग में एक चीज़ रखनी पड़ेगी। अब ये एटम को भी हम डिवाइड करके अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लेते हैं, देयर आर दैट वी ऑलरेडी नो दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, अभी तो ये करना है बट पहले से हम जो जानते हैं उसकी बात करें, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। But if we are talking about proton and electron, proton with positive charge, at the same time electron with negative charge. So अगर दोस्तों दो किसी सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आए तो क्या होगा सर, रिपल्सन होगा। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन इज देयर। बट अगर अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं देन एट्रैक्शन इज देयर। तो ये बात दिमाग में रखनी है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, इट मीन्स सिमिलर चार्ज वाले एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपल करेंगे। बट अनलाइक चार्जेस, आई रिपीट अनलाइक चार्जेस, ये शायद ठीक से ना दिखे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हिस्ट्री थी, उसके साथ हमारा ये थोड़ा बेसिक पोर्शन था, दैट इज़ नॉट ए वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट जनरल नॉलेज के लिए कंपलसरी अगर ये हमको मालूम है तो फिर आगे का पोर्शन इंटरेस्टिंग बनेगा। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल में हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन। I repeat, we are going to start with the electron. Okay friends, as we discussed earlier, let us focus on the subatomic particles. There are 3 subatomic particles are there till date, आज के दिन में, that are electron, proton and neutron, and we are going to discover the electron. Actually we are not going to discover electron, that is already done by Faraday. ओके, बट अभी उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने सोचा था, पढ़ा था इन 1830, दैट इज माइकल एल फैराडे। सॉरी, दिस इज नॉट माइकल एल फैराडे, दैट इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने यह सोचा था। सम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस आर देयर, इफ वी सपोज दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे दोस्तों देयर इज वन सॉल्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, or 2 electrodes are there, anode and cathode. If we pass the electricity from this solution, we can get different products at anode and cathode by the reduction and the oxidation. So यहाँ पे दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको कुछ रिएक्शन होने के बाद कैथोड पे और एनोड पे प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और दैट इज़ ड्यू टू सम पार्टिकल्स। उसके बारे में उसने सोचना शुरू किया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो और फिर उसके बाद इसके ऊपर माइकल फैराडे ने दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पर्टिकुलर 2 रूल भी दिए। फर्स्ट रूल एंड द सेकंड रूल ऑफ द माइकल फैराडे दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 12th साइंस। बट स्टार्टिंग किसने की थी, स्टार्टिंग की थी माइकल फैराडे ने सोचने के बारे में, और थोड़ा काम भी किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ,
फिर भी हम ये नहीं कहते माइकल फैराडे इज़ द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, माइकल फैराडे को इलेक्ट्रॉन का फाउंडर नहीं कहते, सोचना उसने शुरू किया था एंड द राइट डायरेक्शन में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी उसने किया था, बट कंप्लीट नहीं किया था। कंप्लीट करेगा वही उसको ही क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो आगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट किसको जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, एनोड पर और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन के बारे में बात की। फिर उसके बाद उसने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अलग अलग 2 रूल भी दिए दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 12th साइंस। सो इन मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी 1850s दोस्तों, कई सारे साइंटिस्ट एक साथ लगे हुए थे, बट तब फेराडे ने सबसे पहले, बट फेराडे वॉज द फर्स्ट, उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट सोचा, दैट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज, सर इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल और यहाँ पे तो रेज की बात हो रही है। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ था और क्या होने वाला है। सो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो फेराडे ने सबसे पहले सपोज किया था, वो ट्यूब थी कैसे एक्चुअल में, दैट ट्यूब इज मेड बाय ग्लासेस। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, आई रिपीट, दिस ट्यूब इज मेड बाय ग्लासेस, ग्लास से बनाई हुई थी, और इसके अंदर गैस भरने के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था, बट बिफोर दी इम्प्लांटिंग गैस, कोई सिमिलर एक ही गैस चाहिए जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बट उससे पहले हमको वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना था। तो सो टू वैक्यूम पम्प, और अगर हमने गैस भरने के बाद अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर वहाँ पे वैक्यूम पम्प भी लगाया हुआ था फॉर द इवैक्यूएशन करने के बाद अंदर जो गैस फिल करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसका प्रेशर भी मेंटेन हो रहा था। तो यह पहले ग्लास ट्यूब थी, इसके अंदर गैस फिल करना था, वैक्यूम पंप से प्रेशर मेंटेन करना था। उसके बाद क्या था, इसके अंदर 2, आई रिपीट, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, 2 मेटल प्लेट और 2 मेटल पीसीस थे। मेटल प्लेट और द पीसीस, दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोड, और दोनों मेटल प्लेट और पीसीस को एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील करने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव वायर के साथ अटैच करा था, अटैच विथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव वायर। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव वायर को किसके साथ अटैच किया था, विद द सोर्स ऑफ द हाई वोल्टेज, ऐसी बैटरी के साथ अटैच किया था, दैट इज गिवन द हाई वोल्टेज, वहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स मिल रहा था। सो अभी आपके दिमाग में पूरा डायग्राम है, अंदर गैस भरा हुआ है, 2 मेटल पीसीस या फिर 2 इलेक्ट्रोड से यू कैन से, और उन दोनों को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया है। दिस वन इज कैथोड, और कैथोड के साथ नेगेटिव चार्ज लिखा है, दैट इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। और ये वाला एनोड, एनोड के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू अटैच विथ पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। सो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज देयर विथ कैथोड एंड दी एनोड। अभी ये हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ। नाउ व्हाट शुड वी डू, नाउ वी आर गोइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी विथ हाई वोल्टेज। यहाँ पर दोस्तों हाई वोल्टेज के साथ हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है थ्रू द गैसेस। बट अगर हम खाली हाई वोल्टेज पे ही फोकस करें तो हमको ये यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो विजिबल नहीं होगा, विजिबल तो होने वाला ही नहीं है, वो फील भी नहीं होगा। सो उसके लिए सेकंड कंडीशन है विद द हाई वोल्टेज, सेकंड कंडीशन इज लो प्रेशर ऑफ द गैस। जो गैस हम फिल करते हैं उसका प्रेशर भी लो होना चाहिए। सर अगर प्रेशर लो नहीं हुआ तो देन इवैक्यूएशन ऑफ गैस इज देयर, वैक्यूम पंप को अटैच कर रखा है टू मेंटेन द लो प्रेशर। आई रिपीट, लो प्रेशर एंड विद द हाई वोल्टेज हम यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी गोइंग टू दी कैथोड, कैथोड से कैथोड पे जाएगी, और कैथोड पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से कैथोड मेटल से एक रेज निकलने वाला है। दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है। सर आप तो हमको दिखा रहे हो, जस्ट इमेज करना, यहाँ से निकल के बच जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू कैथोड टू एनोड, जो रेज निकल रहे हैं दैट आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है। यस वी कैन फील दैट, उसको हम फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे वो भी आगे देखते हैं। बट दैट रेज, जो रेज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, दैट रेज जनरेटेड एट द कैथोड इन द ट्यूब गोइंग टूवर्ड्स द एनोड, कैथोड से जनरेट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ कैथोड रेज। आई रिपीट, कैथोड से दोस्तों जनरेट हो रहे हैं, ड्यू टू दैट दिस रेज आर नोन एज अ कैथोड रेज, और वी कैन से कैथोड रे पार्टिकल्स। दे आर गोइंग टूवर्ड्स कैथोड टू एनोड, बट दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है।
सो एक्सपेरिमेंट में हम थोड़ा क्या करें, थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पे सपोज कुछ ऐसी सिस्टम तैयार करते हैं जो हमारा एनोड है, वहाँ पे कोई छोटा सा वॉल प्रिपेयर करें या फिर कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ से वो रेज निकल पाए, और वो रेज के साथ अट्रैक्शन होने के साथ अगर कोई स्पार्क हो या फिर लाइटिंग स्पॉट मिले, ऐसी अगर कोई मैकेनिज्म प्रिपेयर की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉस्फोरेसेंट ऐड करते हैं, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, दिस फॉस्फोरेसेंट मटेरियल विथ जिंक सल्फाइड। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी जो मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूँ दैट इज जिंक सल्फाइड ZnS। ऐसे हमको यहाँ से निकलने वाले रेज नहीं दिख रहे, बट व्हेन इट रेज अटैक ऑन दिस फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड दे आर गिविंग अ लाइटिंग स्पार्क और लाइटिंग पॉइंट्स। वहाँ पे हमको क्या दिखते हैं, लाइटिंग पॉइंट्स दिखते हैं, स्पार्क दिखते हैं। सो वी कैन से यहाँ से कुछ तो निकला, दैट्स वाई मैंने ये कहा था वी कैन फील दैट। हमने फील किया, देखा तो नहीं है, बट हमने ये फील किया कहीं कभी कभार यहाँ पे हमको स्पार्क मिल रहा है। सो दैट वी कैन से यहाँ से कुछ तो निकल रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, कैथोड टू एनोड। कैसे हो रहा है, यू कैन सी कुछ इस तरह से हो रहा है, कैथोड से निकल के एनोड पे जा रहा है। दैट रेज आर नॉन एज अ कैथोड रेज। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये निकलने के लिए जो कंडीशन थी, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, उसके बारे में थोड़ा लिखा है। दैट इज वन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, करंट स्टार्ट फ्लोइंग through a stream of particle moving in the tube from negative electrode from the cathode to positive electrode anode। जब सफिशेंटली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तब जो फ्लो स्टार्ट हो रहा है, दैट फ्लो इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, और वी कैन से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। दैट कैथोड रेज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर दोस्तों जो रेज जा रहे हैं, दैट रेज आर नथिंग बट दी कैथोड रेज, और वी कैन से कैथोड रेज पार्टिकल्स। क्लियर है। और वो कैथोड रेज पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, वी कैन आइडेंटिफाई बाय दी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड ओवर हियर। सी अगेन आगे बढ़ते दोस्तों। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या डिराइव कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें हम अलग से रख सकते हैं, वो हमको देखनी है। फर्स्ट इज कैथोड टू एनोड, जो ये रेज निकल रहे हैं, आई रिपीट, जो ये रेज निकल रहे हैं, दैट रेज आर गोइंग कैथोड टू एनोड, दैट इज ओके, वो कैथोड टू एनोड ही जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, बट हम उसका नेचर, उसका बिहेवियर जान सकते हैं। दे बिहेव विथ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, not visible but their behavior can be observed with the help of material which glow when hit by them। हम अगर कोई ऐसे मटेरियल के साथ उसको अटैच करें, उसको हीट करें, जब वो मटेरियल ग्लो करे, देन वी कैन से एक्चुअली वहाँ पे कुछ तो है, दैट इज नथिंग बट दी कैथोड रेज। नाउअडेज दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन्स। सो हम उसका बिहेवियर जान सकते हैं जो एनोड टू कैथोड जा रहे थे। दोस्तों आज के दिन में हमारे पास LED, LCD और प्लाज्मा टीवीज़ है। अगर थोड़े टाइम पहले की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, तो सबके घर में जैसे अभी सबकी तोंदे ऐसी टेलीविज़न हुआ करता था। और टेलीविज़न का मैकेनिज्म भी यही था दोस्तों, यहाँ से कैथोड और यहाँ पे एनोड था, और यहाँ पे दूसरा क्या था, जो हमारी स्क्रीन थी, टीवी स्क्रीन। और टीवी स्क्रीन एक्चुअली और कुछ नहीं था, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था। यहाँ से जो रेज निकलते थे, वो रेज यहाँ पे हमको लाइटिंग पोर्शन, लाइटिंग पार्ट्स और लाइटिंग डॉट्स देते थे, और बिकॉज ऑफ दैट लाइटिंग डॉट्स हमको सामने की ओर कुछ ना कुछ सीन क्रिएट हो रहा था, वो दिखाई दे रहा था। सो वो मैकेनिज्म और कुछ नहीं था, यही था, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर ही था, जो स्ट्रेट लाइन में कैथोड टू एनोड जा रहे थे। हाँ, बट नाउअडेज अभी के लिए तो ये अप्लाई नहीं, अभी तो हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छी टीवी आ चुकी है। थर्ड वन, स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोस्तों यहाँ पे यही हमारे पास यही एक्सपेरिमेंट है और यही हमारे पास ट्यूब है, यहाँ से अप साइड एंड लोअर साइड मैं इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो
यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज मिलेगा, बट ये ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करता हूँ। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ओवर देयर एंड द नो मैग्नेटिक फील्ड इज ओवर देयर। आउटर फील्ड हमने कोई भी उसको उसके साथ क्रॉस करने की ट्राई नहीं की है। देयर इज़ नथिंग, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों की एब्सेंस है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। सो यू कैन सी स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। बट वॉट इफ वी अप्लाइड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल, दोनों में से कोई एक को ही अप्लाई करना है। दोनों एक साथ करें तो क्या होगा, वो भी हमारा अगले लेक्चर में एक पॉइंट आने वाला है दोस्तों। सो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो क्या होगा? व्हाट इफ वी अप्लाइड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इट बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर दोस्तों, आई रिपीट, अगर ये कैथोड रेज जो यहाँ से कैथोड टू एनोड आ रहे हैं, उसके ऊपर हम मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? उसका बिहेवियर होगा जैसे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर क्या था? लास्ट स्लाइड का लास्ट टॉपिक था, अनलाइक, आई रिपीट, अनलाइक पार्टिकल अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसका अट्रैक्शन होगा, किसके ओर अट्रैक्शन होगा? टू दी पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय अट्रैक्ट होगा कहाँ पे? पॉजिटिव पे, बिकॉज यही तो उसकी प्रॉपर्टी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे उसका खुद का चार्ज नेगेटिव है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर? देन कैथोड रेज आर, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन, अभी हम उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अभी मैं कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन दोनों बता रहा हूँ। कैथोड रेज निकल रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दे आर फ्री फ्रॉम दी मटेरियल। कौन से मटेरियल का आपने इलेक्ट्रॉन यूज किया उससे डजेंट मैटर, कौन सा गैस लिया डजेंट मैटर, वो अपने हिसाब से ही फ्लो करेगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल का, मतलब किसी मटेरियल का मोहताज नहीं है, किसी गैस का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में ही मस्त है। इट मीन्स सभी एटम्स में, सभी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। क्लियर है? अगर वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होता या फिर यहाँ पे जो गैस हमने फिल किया है वो गैस पे डिपेंडेंट होता तो हमको ये कहना पड़ता दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द गैस और मटेरियल। सो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, पर्टिकुलर इन दिस गैस एंड पर्टिकुलर इन दिस मटेरियल। बट ऐसा नहीं है, आप कोई भी मटेरियल लो, कोई भी गैस लो, सभी टाइम हमको एक तरह के ही उसकी बिहेवियर मिलती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज आर फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज गैसेस। सो वी कैन से, अगर फ्री है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दस वी कैन कंक्लूड दैट, हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल एटम। सभी एटम में आना चाहिए। दिस इज द हिस्ट्री एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। तो आज के दिन में दोस्तों हमने इलेक्ट्रॉन कैसे, कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरह से हमने कंक्लूजन लिया उसके बारे में बात हुई। कल यही इलेक्ट्रॉन पे हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। बट उससे पहले दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक से इसको पढ़ना है और ठीक से याद रखना है, ओके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।